हेलो दोस्तों, मैं पवन डमोले डमोले क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इससे पिछले की दो वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, बृहद्रथ, इनके बारे में संपूर्ण मैंने आपको बताया था। आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, कौन कौन सी यहाँ पर होती थी, कौन कौन सी मुद्राएं यहाँ पर चलती थी, कौन कौन से कर यहाँ पर लगाए जाते थे, इनकी सबकी जानकारी आज आपको मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यानी कि आज हम सबसे पहले बात करेंगे मौर्यकालीन की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। किसकी व्यवस्था में? राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। मौर्य काल में जो थी, मौर्य काल में केंद्रीयकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी। केंद्रीयकृत प्रशासनिक व्यवस्था से तात्पर्य, ऐसी व्यवस्था से तात्पर्य होता है जहाँ पर केंद्र में जो उच्च पद होते हैं उनके द्वारा फैसले लिए जाते हैं, जो लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था पर आधारित थी। यानी कि जनता के कल्याण के लिए जो फैसले लिए जाते थे वो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित होते थे। अर्थात यहाँ पर राजा जो होता था वो निरंकुश होता था। राजा किसी के बंधन में यहाँ पर या बंधन या दबाव में कार्य नहीं करता था। यानी कि मौर्य काल में केंद्रीयकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित थी। अर्थात राजा निरंकुश नहीं होता था। अब बात करते हैं मौर्य काल में जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी होते थे। मौर्य काल में जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी होते थे उनको तीर्थ या महामात्र कहते थे। क्या कहते थे? तीर्थ या महामात्र कहते थे। और इनकी संख्या यहाँ पर 18 थी। मौर्य काल में जो उच्च प्रशासनिक जो अधिकारी होते थे उनको हम तीर्थ या महामात्र कहते थे और उनकी कुल संख्या जो होती थी वो 18 होती थी। जैसे कि इनमें से कुछ महत्वपूर्ण को पढ़ेंगे। जैसे कि नंबर 1 है समाहर्ता। समाहर्ता जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी था, इसका अर्थ होता है राजस्व विभाग का अधिकारी। यानी कि जो राजस्व यानी कि जो टैक्स वगैरह होते थे उनसे संबंधित जो होता है उसको राजस्व विभाग का अधिकारी यानी समाहर्ता कहते थे। उसके बाद आता है सन्निधाता। सन्निधाता जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था वो राजकीय कोषाध्यक्ष का अध्यक्ष होता था। राजकीय कोषाध्यक्ष से तात्पर्य ऐसे वित्तीय कार्यों के लेन देन से होता है। यानी कि जो उच्च वित्तीय कार्य का लेन देन करता है उससे जो होता है उसको हम सन्निधाता कहते हैं। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष का पद हो गया। एक होता है प्रदेष्टा। प्रदेष्टा जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था उसको हम फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कहते थे। क्या कहते थे? फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश उसको कहते थे। एक होता था आटविक। आटविक जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था वो वन विभाग का अधिकारी होता था। क्या होता था? वन विभाग का अधिकारी होता था। इसके बाद बात करते हैं मौर्य काल में जो राज्य प्रांत को, मौर्य काल में जो राज्य और प्रांत होते थे उनको चक्र कहते थे। मौर्य काल में राज्य प्रांत को क्या कहते थे? चक्र कहते थे। और यहाँ पर प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई होती थी वो क्या होती थी? ग्राम होती थी। यानी कि मौर्य काल में राज्य प्रांत को क्या कहते थे? चक्र कहते थे। और मौर्य काल में प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसको हम ग्राम कहते थे। अब बात करते हैं मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में। मौर्य काल की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसका उल्लेख इंडिका पुस्तक में मिलता है जिसे मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। यानी कि मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख इंडिका पुस्तक में मिलता है जिसे मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा गया था। भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा गया था। यानी कि नंबर 1 है दार्शनिक, उसके बाद है किसान, अहीर, कारीगर जिनको शिल्पी कहा जाता था, निरीक्षक, सभासद और सैनिक। मेगास्थनीज की इंडिका में मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसमें भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा गया है। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, शिल्पी, निरीक्षक, सभासद और सैनिक होते थे। यहाँ पर जो सबसे अधिक जो संख्या होती थी वो किसानों की होती थी। किसकी थी? सबसे अधिक संख्या जो हुआ करती थी वो किसानों की हुआ करती थी। सामाजिक व्यवस्था में यानी कि पूर्व काल में, मौर्य काल में यानी मौर्य काल में पूर्व काल की तुलना में महिलाओं की जो स्थिति होती थी उसमें बहुत ज्यादा सुधार हुआ था। यानी कि पूर्व काल की तुलना में मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति सबसे अच्छी थी। अब बात करते हैं मौर्य काल की आर्थिक व्यवस्था के बारे में। मौर्य काल की आर्थिक व्यवस्था क्या थी? मौर्य काल की आर्थिक व्यवस्था जो थी यानी कि मौर्य काल की अर्थव्यवस्था कृषि व पशुपालन पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कृषि, पशुपालन व व्यापार। कृषि, पशुपालन व व्यापार पर आधारित थी। यहाँ पर जो राजकीय सरकारी भूमि होती थी उसको सीता भूमि कहा जाता था। यहाँ पर भूमि कर, लगान कर जो होता था वो उपज का 1/6 भाग हुआ करता था। मौर्य काल की जो आर्थिक व्यवस्था जो थी वो
कृषि, पशुपालन व व्यापार पर आधारित होती थी। यहाँ पर जो राजकीय यानी कि जो सरकारी भूमि होती थी मौर्य काल में, उस भूमि को सीता भूमि कहते थे। और यहाँ पर जो भूमि कर यानी कि जो लगान कर यानी कि जो टैक्स होता था वो उपज का 1/6 भाग होता था। यहाँ पर कुछ प्रमुख कर दिए गए हैं और उनका विषय दिया गया है, किस कर का किस विषय के लिए यहाँ पर दिया जाता था। जैसे कि भाग जो दिया जाता था वो उपज का हिस्सा होता था, भाग उपज का हिस्सा होता था। बलि जो हुआ करता था वो राजस्व कर था। उसके बाद आता है हिरण्यकर जो लिया जाता था वो नगद लिया जाता था। इसके बाद है प्रणय कर जो है वो आपातकालीन कर हुआ करता था। भाग जो था वो उपज का हिस्सा हुआ करता था। बलि जो कर था वो राजस्व कर था। हिरण्य जो कर था वो नगद लिया जाता था। इसके बाद है प्रणय कर, ये आपातकालीन कर हुआ करता था। उसके बाद कुछ मुद्राओं के बारे में हम बात करते हैं। मौर्य काल में कौन कौन सी मुद्राएं चलती थी। तो निष्क व सुवर्ण नाम से जो मुद्रा चलती थी वो सोने की मुद्रा होती थी। निष्क व सुवर्ण नाम से जो मुद्रा होती थी वो सोने की मुद्रा होती थी। जबकि पण व कारसापण के नाम से जो मुद्रा चलती थी वो चांदी की मुद्रा हुआ करती थी। पण या कारसापण के नाम से चांदी की मुद्रा हुआ करती थी। मासक या काकड़ी के नाम से तांबे की मुद्रा यहाँ पर चलती थी। अब बात करेंगे मौर्य काल की सैनिक व्यवस्था के बारे में। मौर्य काल की सैनिक व्यवस्था जो होती थी उसका उल्लेख कौटिल्य ने बताया। कौटिल्य की जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, उसमें बताया है, कौटिल्य ने बताया है कि मौर्य काल में चतुरंग बल सेना थी। कौन सी सेना थी? चतुरंग बल सेना। चतुरंग बल सेना में पैदल सैनिक थे, अश्व यानी कि घोड़े थे, हाथी थे और रथ सेना थी। यानी कि कौटिल्य ने चतुरंग बल सेना का उल्लेख किया है। चतुरंग बल सेना में पैदल सैनिक, अश्व सैनिक, हाथी व रथ सेना थी। जबकि इंडिका पुस्तक जो है वो मेगास्थनीज ने लिखी है। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज की है। उसमें 6 लाख पैदल सैनिक, 50,000 अश्व सेना, 9,000 हाथी सेना, 800 रथ सेना और कुछ नौ सैनिक का उल्लेख मिलता है। तो ये किसमें मिलता है? तो इंडिका में मिलता है, जो कि मेगास्थनीज ने लिखी है। इसमें मिलता है 6 लाख पैदल सैनिक थे, 50,000 अश्व सेना थी, 9,000 हाथी सेना थी, 800 रथ सेना थी और कुछ नौ सैनिकों का उल्लेख इसमें मिलता है। इतिहासकार जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। यानी कि इतिहासकार जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा। क्या कहा था? जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह बताया था। अब बात करते हैं हम न्यायिक व्यवस्था के बारे में। अभी हमने जो पढ़ा वो थी सैनिक व्यवस्था। अब बात करते हैं मौर्य काल की न्यायिक व्यवस्था के बारे में। मौर्य काल की जो न्यायिक व्यवस्था थी उसमें न्यायाधीशों को राजुका कहा जाता था। न्यायाधीशों को किस नाम से जानते थे? तो राजुका के नाम से न्यायाधीशों को जानते थे। यहाँ पर 2 प्रकार के न्यायालय हुआ करते थे मौर्य काल में। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय थे। एक था धर्मस्थीज न्यायालय। कौन सा न्यायालय? धर्मस्थीज न्यायालय। धर्मस्थीज जो न्यायालय था वो वर्तमान में दीवानी न्यायालय के समान हुआ करता था। वर्तमान में जो दीवानी न्यायालय होते हैं उसके समान मौर्य काल में धर्मस्थीज न्यायालय हुआ करता था। दूसरा था कंटक शोधन न्यायालय। कौन सा न्यायालय? कंटक शोधन न्यायालय। कंटक शोधन जो न्यायालय था वो दूसरा न्यायालय था। वर्तमान में ये फौजदारी न्यायालय के समान है। वर्तमान में फौजदारी न्यायालय के समान जो मौर्य काल में न्यायालय था वो कंटक शोधन न्यायालय हुआ करता था। तो ये हो गई यहाँ पर न्यायिक व्यवस्था हो गई। अब बात करते हैं मौर्य काल की व्यापारिक संगठनों के बारे में। यहाँ पर कौन कौन से व्यापारिक संगठन कार्य करते थे? तो व्यापारिक संगठन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर नंबर 1 था श्रेणी जो व्यापारिक संगठन था वो शिल्पियों का संगठन हुआ करता था। किसका संगठन होता था? शिल्पियों का संगठन हुआ करता था। शिल्पियों का संगठन हुआ करता था श्रेणी। दूसरा आता है निगम व्यापारिक संगठन। निगम व्यापारिक जो संगठन था उसे व्यापारियों का संगठन कहते थे। व्यापारियों का संगठन उसको कहते थे। निगम जो व्यापारिक संगठन था उसे व्यापारियों का संगठन कहते थे। तीसरा आता है सारथवा। सारथवा जो है वो व्यापारिक संगठन है, वो कारवां व्यापारियों का प्रमुख व्यापारी हुआ करता था। किसका व्यापारी हुआ करता था? कारवां व्यापारियों का प्रमुख व्यापारी हुआ करता था, जो कि अनाज से संबंधित था। किससे संबंधित था? तो अनाज से संबंधित हुआ करता था सारथवाह। इसके बाद बात करते हैं जो राजकीय मुद्रा हुआ करती थी वो मौर्य काल की, उसको हम पण कहते थे। मौर्य काल की राजकीय मुद्रा को पण कहते थे। मौर्य काल की जो राजकीय मुद्रा हुआ करता थी उसको पण कहते थे। इसके बाद बात करते हैं
जो व्यापार जो हुआ करता था मौर्य काल में वो जल के द्वारा और थल, जल और थल दोनों व्यवस्थाओं से होता था। यहाँ पर जो व्यापार होता था वो मिस्र, सीरिया, यूनान, रोम आदि देशों को हुआ करता था। यानी कि व्यापार जो होता था वो जल और थल दोनों के आधार पर होता था और मिस्र, रोम, यूनान और सीरिया जैसे देशों के साथ यहाँ पर व्यापार हुआ करता था। इसके बाद बात करते हैं पश्चिमी भारत में जो व्यापार हुआ करता था। पश्चिमी भारत में जो व्यापार हुआ करता था वो भृगुकच्छ बंदरगाह के द्वारा होता था। कौन से बंदरगाह के द्वारा? भृगुकच्छ बंदरगाह के द्वारा पश्चिमी भारत में व्यापार भृगुकच्छ बंदरगाह के द्वारा होता था। जबकि पूर्वी भारत में जो व्यापार होता था वो ताम्रलिप्त बंदरगाह के द्वारा होता था। ताम्रलिप्त बंदरगाह के द्वारा व्यापार होता था। तो ये व्यापार हो गया। अब बात करते हैं मौर्य काल की गुप्तचर व्यवस्था के बारे में। मौर्य काल में कौन कौन सी गुप्तचर व्यवस्थाएं सक्रिय थी? तो मौर्य काल में गुप्तचर जो व्यवस्था थी वो उसके बारे में। तो गुप्त सूचनाओं को जो एकत्रित करने वाले को हम गूढ़ पुरुष कहते थे। यानी कि जो मौर्य काल में गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करता था उसको हम गूढ़ पुरुष के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? गूढ़ पुरुष के नाम से जानते थे। यहाँ पर दो प्रकार की गुप्त व्यवस्था थी। नंबर एक है संस्था। संस्था की अगर बात करती है तो एक जगह रहकर संस्था जो थी वो एक जगह रहकर गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करती थी। एक जगह रहकर संस्था एक जगह रहकर गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करती थी। जबकि दूसरी है संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था जो अब घूम घूम कर गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करते थे। संचार में गुप्त सूचनाओं को घूम घूम कर एकत्रित करते थे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल